आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के महान वीर सपूत महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 को, और आज महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि पर उन्हें नमन। ये वो सूरवीर थे दोस्तों जो अपनी 208 किलो की तलवार से लड़ते थे। इनकी महानता को देखकर महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर दुश्मन अकबर भी रो पड़ा था। भारत के ऐसे महान वीर को नमन। और महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि पर अब हर साल चेतक मेला भी लगेगा उदयपुर हल्दी घाटी में। और वहीं दोस्तों आज हमारे देश में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है हर साल 19 जनवरी को। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो जवान हैं, देश में आपदा या संकट के समय लोगों को रेस्क्यू करते हैं। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, और ये इस साल 2025 का पहला मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। वैसे तो ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को होता है, लेकिन क्योंकि इस महीने लास्ट संडे को गणतंत्र दिवस आ रहा 26 जनवरी है ना, तो इसी वजह से आज ही ये मन की बात का कार्यक्रम होगा। और वहीं खबर है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष भी आज 20 जनवरी को बिहार पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, ईपीएफओ से जुड़ी सभी पीएफ सदस्यों के लिए कंपनी के दखल के बिना भी संभव हो पाएगा अब ये काम। और इसके तहत दोस्तों एक तो ईपीएफओ से पैसा निकालना भी आसान होगा। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से अपने पीएफ खाताधारकों को सदस्यों को बड़ी राहत दी गई है। पहला तो ये कि अब खुद ही आप अपनी पर्सनल जानकारी में सुधार कर पाएंगे, यानी कि अपडेट कर पाएंगे। लगभग 7.5 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारक सदस्य अब नियोक्ता के बिना भी, मतलब आप अपनी कंपनी के बिना किसी सत्यापन के भी अपने नाम और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन बदल पाएंगे। ईपीएफओ के पोर्टल पर ही ये सुविधा शुरू कर दी गई है। आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर पाएंगे, और इसके लिए एम्प्लॉयर की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी जॉब चेंज करते हैं, नौकरी बदलते हैं, तो उसके लिए भी ईपीएफओ की तरफ से नियमों को आसान कर दिया गया है। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ खाता ट्रांसफर नियमों को सरल बनाया है, जिससे कि नौकरी बदलने पर अब आपका पीएफ खाता आसानी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो पाएगा। और इसके अलावा यूएएन और आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। आप कुछ सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करके ईपीएफओ पोर्टल पर अपने यूएएन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर अब 2 कामों के लिए कंपनियों की जरूरत को खत्म कर दिया है। ईपीएफओ की साइट पर जाकर आप खुद ही ये काम कर पाएंगे। पहला तो मैंने आपको बताया, नाम डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा जिन सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट के आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी हो चुकी है, तो आप खुद ही ऑनलाइन आधार ओटीपी के जरिए ईपीएफ ट्रांसफर का क्लेम फाइल भी कर सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला, फर्जीवाड़े पर अब लगेगी लगाम। इन नंबरों से ही आएंगे आपको बैंकों के कॉल। कंपनियों के लिए भी सख्त नियम बना दिए हैं। सरकार और आरबीआई ने मिलकर बैंक खाताधारकों के लिए ये नया अपडेट जारी किया है। आए दिन जो लोगों के साथ साइबर क्राइम होती है, डिजिटल धोखाधड़ी होती है, तो ऐसे अपराध को रोकने के लिए 2 पहल की गई है। एक तो अब लेन देन के लिए 1600 सीरीज वाले नंबर से ही आपको बैंक की कॉल आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक परिपत्र में कहा कि अपराधी ग्राहक के मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो अब 2 नंबरों की सीरीज से ही आपको बैंक कंपनियों के कॉल से एसएमएस आएंगे 140 या 1600। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता चल पाएगा कि कौन सा बैंक का ऑफिशियल मैसेज है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन मैसेज है, या कोई सा प्रमोशन कॉल्स है या फर्जी कंपनियों के कॉल है। अगर फ्रॉड नंबर से आपको कोई एसएमएस या कॉल आया तो फट से आपको पता चल पाएगा। रिजर्व बैंक की तरफ से सभी कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि केवल इसी नंबर से ही ग्राहकों को कॉल करें। वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई की ये नई कोशिश है। देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को भी आरबीआई ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। और ये जो नए नियम है दोस्तों, इसी साल 31 मार्च 2025 से पहले लागू करने होंगे सभी बैंकों को। ठीक है। और वहीं रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों से नए और सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के जमा खातों और बैंक लॉकर में नामांकन को भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 65 लाख से भी ज्यादा स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे, और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही थी। हमने 2.25 करोड़ दस्तावेज सौंपे हैं। बीते दिन पीएम मोदी ने देश के 10 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व कार्ड बांटे, यानी कि उनकी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के कागजात सौंपे हैं। पीएम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये योजना ही ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति का रास्ता खोलेगी, क्योंकि लोगों को उनकी जमीनों का स्वामित्व मिलने के बाद लोग बाग इस पर लोन वगैरह भी ले पाएंगे, और गाँव में जो जमीन भूमि से जुड़े विवाद है वो भी खत्म हो पाएंगे, है ना। कुछ अलग अलग राज्यों के भी आंकड़े देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 15,63,000 लोगों को मिला स्वामित्व कार्ड। पीएम मोदी ने एमपी सीहोर के लाभार्थी से बातचीत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि संजय सरोवर बांध में बनेगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। यूपी में भी तकरीबन 45 लाख लोगों को अब तक सीएम योगी ने घरों बांटी, और कहा कि पहले दबंग जमीन पर कब्जा करते थे, अब प्रॉपर्टी विवादों में कमी आएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सेबी का एक बड़ा एक्शन, शेयरों में खेल करने वाली 7 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। 8 महीनों में ही इन कंपनियों की पूंजी 40 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के चलते, हेराफेरी के चलते सेबी की तरफ से इन 7 कंपनियों पर शेयर बाजार से प्रतिबंध लगा दिया। इन कंपनियों के नाम भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने देश के 67 संगठनों को एफसीआरए की भी मंजूरी दे दी है। एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से 67 संस्थाओं को मंजूरी दी गई। चलिए ऑटो एक्सपो से
जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। भारत की पहली सोलर पावर्ड कार ईवा 3.25 लाख रुपए में लॉन्च हुई। इसके अलावा कुछ फ्लाइंग कारें भी पेश की कंपनियों ने। विनफास्ट की 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ भारत में एंट्री हुई। महाराष्ट्र पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वाईवे मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो में ये भारत की पहली सोलर पावर से चलने वाली कार ईवा लॉन्च की है। ये एक छोटी कार है, इसमें 2 व्यक्ति और एक बच्चा बैठ सकता है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इसके अलावा विनफास्ट VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी रिवील हुई, जो कि फुल चार्ज करने पर 450 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसी साल सितंबर में ये लॉन्च हो सकती है। और वहीं दोस्तों वोल्वो कंपनी ने एक नई बस भी लॉन्च की 9600। इस बस का फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया। ये अगस्त 2025 तक लॉन्च हो सकती है। और किया कंपनी ने भी एक नई ईवी रिवील की EV6, जिसमें आपको 650 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। कंपनी का दावा है कि मात्र 18 मिनट में ये कार 80% तक चार्ज हो जाएगी। मार्च में इस कार की लॉन्चिंग की संभावना है। और किया कार्निवल का हाई लिमोसिन एडिशन भी लॉन्च हुआ। 2 व्हीलर में होंडा एक्टिवा ई और होंडा QC1 भी लॉन्च हुआ। इनकी कीमत 90,000 से शुरू है, जो कि फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर तक की रेंज देगी। ओला S1 से इनका मुकाबला होगा। कुल मिलाकर भारत मोबिलिटी एक्सपो में 34 कंपनियां शामिल हुई। मारुति सुजुकी ने भी अपनी पहली ईवी रिवील की थी, मैंने आपको कल ही बताया था ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों पर प्रतिबंध लग चुका है। फ्लाइट्स के लिए भी कुछ नए नियम तय किए गए। दरअसल आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा इंतजाम के तहत ये कई नए नियम लागू किए हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, ड्रोन वगैरह सभी हवा में उड़ने वाली चीजों पर 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इन नियमों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। लगभग 15 दिनों तक हवाई कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में। जरा से आपने गलती की तो आपकी जेब ढीली हो सकती है या फिर जेल भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास भी फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रदूषण कम हो रहा है दिल्ली में। इतने दिन तो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर क्लासेज चल रही थी, तो अब दिल्ली के सभी स्कूल चाहे तो ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर पाएंगे कल सोमवार से ही। चलिए अगली खबर देखिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पहले पति गुलाम ने अब भारत सरकार से गुहार लगाई मदद की, बच्चों की कस्टडी भी मांगी है। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम पर अपडेट आ रहा। परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे काउंसलिंग सेंटर। अगले 1 सप्ताह में ये सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं और इन सेंटर पर जाकर विद्यार्थी अपने बोर्ड एग्जाम से जुड़ी किसी भी समस्या या शंका का समाधान पा सकेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, घरेलू मोबिलिटी का आकार साल 2030 तक भारत में $600 अरब का हो जाएगा। गूगल और BCG की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है। और वहीं महंगाई पर एक खबर आ रही। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा कि खाद्य महंगाई पर नजर रखने की जरूरत है। बेहतर कृषि संभावनाओं से समर्थित ग्रामीण मांग में लगातार तेजी जारी है। RBI ने एक बुलेटिन जारी करते हुए सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने भी फैसला लिया है। चावल की कीमत में 550 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की गई है, जिससे कि FCI राइस की बिक्री बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा उपायों को भी समर्थन मिलेगा। और एक राहत भरी खबर आ रही महंगाई पर। आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें बीते 1 महीने में 31% तक घटी है। और अभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी रेपो रेट घटाने पर विचार कर सकता है। अगले महीने बजट के दौरान हो सकता है ये ऐलान हो, तो इससे भी लोगों को महंगे लोन से राहत मिलेगी, है ना। वैसे अभी डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपये में कमजोरी आ रही है, इस वजह से भी खबर है कि देश के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी। भारत की GDP पर भी दबाव बढ़ेगा। सोना आयात भी महंगा होने का दावा किया जा रहा है। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और दोस्तों अगले महीने फरवरी में जो बजट आने वाला है, उससे भी उम्मीदें हैं कि मानक कटौती की सीमा को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की संभावना है। नई कर प्रणाली यानी कि नया इनकम टैक्स रिजीम भी ला सकती है सरकार। चलिए अगली खबर आ रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर चर्चा की और कहा कि चाइना में बीजिंग की बढ़ती ताकतों के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। और वैसे अभी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 3 दिवसीय दौरे पर ब्रुसेल्स जा रहे हैं। इस दौरान वे यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयोग के आयुक्त मारोस के साथ उच्च स्तरीय वार्तालाप करेंगे, जिससे कि भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने पर भी बातचीत होगी। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की और इस बैठक के दौरान राज्यपाल भल्ला ने अमित शाह को मणिपुर की मौजूदा स्थितियों से भी अवगत कराया। वहीं खबर है भारत बांग्लादेश सीमा पर भिड़े दोनों देशों के किसान तो BSF और BGB जवानों ने तनाव को शांत कराया समझा बुझाकर। वहीं खबर देखिए। रोजगार में कमी, अस्थिर सीमाएं समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान देना होगा। विकसित भारत पर बोले सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम।